दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आखिर इसका कारण क्या है? आप खुद सोचते हैं हमने अच्छा इंटरव्यू दिया, आप अपना जो नॉलेज है वो किसी के पास जब शेयर कीजिएगा तभी आपके अंदर में क्या क्या कमी है वो पता चलेगा। हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लास आप भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से करना है, लिमिट स्विच का कनेक्शन किस तरह से करना है, इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किस तरह से करना है और पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और इसके ऊपर ऑनलाइन क्लास भी होता है। आपने बताया 20 साल या 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो जब मैं बोलूँगा ये जो आपका आर डॉल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उस टाइम ऑनलाइन क्लास में जो 100 गो स्टूडेंट है सब मिलके आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझेगा। और अगर आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, चाहे 16 साल का हो या 20 साल का एक्सपीरियंस है और एक हम जो रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल सर्किट का डायग्राम है इसको समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरे में ही कुछ कमी है, इसीलिए जो हमने इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दे रहे हैं वो ठीक से हमारा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप खुद अपने से अगर सोच लेते हैं मैं इतना साल से काम कर रहा हूं और मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो जब आप ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट के पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर में क्या क्या कमी है वो पता चल जाएगा। और मैं सभी फ्रेंड को, मतलब मेरा जितना सारा यूट्यूब में फ्रेंड है, मैं सभी को बोलता है कि ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइनिंग कीजिए। जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको अंदर में क्या क्या कमी है वो आपको पता नहीं चलेगा। और कोई फ्रेंड ये भी सोचता है कि 1 महीने के लिए हम ज्वाइनिंग कर लेंगे और पूरा जो 16 साल 20 साल 30 साल से एक्सपीरियंस बनाया है वैसे एक्सपीरियंस बना लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यू आपको क्लास करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर में अच्छा नॉलेज भी आ जाएगा, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे हम अकेला वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस हो शेयर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में जब एक साथ में 100 गो स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ के देगा, वो सबसे बेटर रहेगा। जब आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तब आपको बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, एक बार में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो एक रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल का कनेक्शन, लिमिट स्विच का कनेक्शन, इंडिकेशन लैंप और पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है। तो एक हमारा फेज और न्यूट्रल आया, कहाँ से आया? कंट्रोल बस बार से आया। ये जो कंट्रोल सर्किट है ये कितना वोल्ट का है ना? 230 वोल्ट का है। तो न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आने के बाद जो आपका फॉरवर्ड रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका A2 का टर्मिनल है और फॉरवर्ड रिवर्स ऑफ और ट्रिप का जो इंडिकेशन लैंप है, इसमें जो आपका X2 का टर्मिनल है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। फेज सप्लाई आया, किस में आया? MCB में आया। MCB में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। MCB जब आपका बंद रहता है तब आपका NO रहता है, जब हम MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे NC बनेगा और फेज सप्लाई हमारा आउट होगा। आउट होने के बाद सीधा किस में आएगा? जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे NC बनेगा, तो ऑफ वाला जो इंडिकेशन लैंप है ये आपका जल जाएगा। किस तरह से जलेगा? जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका NC एलिमेंट है जिसको हम लोग एड एंड ब्लॉक बोलते हैं, फेज सप्लाई NC में इन हुआ, फिर यहाँ से आउट हुआ, ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है। और जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसमें फिर इन हुआ, फिर यहाँ से आउट होने के बाद जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है इसका X1 का टर्मिनल में फेज सप्लाई आ गया। जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे तुरंत आपका ऑफ वाला जो इंडिकेशन लैंप है वो जल जाएगा। कब जलेगा? जब आपका रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों कॉन्टैक्टर बंद रहेगा तब। अभी जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो आपका ये ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से फेज सप्लाई आया, आने के बाद जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इसका जो NO पॉइंट है ये NC बनेगा और फेज सप्लाई X1 का टर्मिनल में आ जाएगा। उस टाइम ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली NO हो जाएगा। जब NO हो जाएगा तो ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप बंद हो जाएगा।
सेम टू सेम रिवर्स साइड भी काम करेगा। जब आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसको एनो जो है एनसी बनेगा और फेज सप्लाई X1 का टर्मिनल में आ जाएगा और रिवर्स साइड का ऑन वाला इंडिकेशन लैंप जलेगा। और ये जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है ये आपका नहीं जलेगा, इसलिए ये जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाएगा। ये जो आपका ट्रिप का इंडिकेशन लैंप है ये किस तरह से काम करेगा ना, फेज सप्लाई आया तो जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें आपका एक एनसी पॉइंट होता है, एक एनो पॉइंट होता है। जब आपका थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो ये एनसी पॉइंट एनो हो जाता है और एनो पॉइंट एनसी हो जाता है। जैसे ही एनसी होगा तुरंत आपका ट्रिप का इंडिकेशन लैंप जल जाएगा और इसी से ही आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कोई कारण से हमारा मोटर ट्रिप हुआ है, मोटर में कुछ फॉल्ट है। तो जब आपका मोटर ट्रिप होगा उस टाइम ये ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप भी जलेगा और ये ट्रिप वाला इंडिकेशन लैंप भी जलेगा। किस लिए ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप जलेगा ना, दोनों कॉन्टैक्टर जो है वो आपका बंद रहेगा। ये जो एनसी पॉइंट है उस टाइम एनो हो जाएगा और टोटल जो कंट्रोल सर्किट है वो आपका बंद हो जाएगा। अगर इस टाइप से कनेक्शन करते हैं तब। अभी ये जो एमसीबी है इसमें आपका दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओवरलोड। तो ये जो कंट्रोल सर्किट है इसके हिसाब से आपका कंट्रोल का एमसीबी भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक 2 एम्पियर का एमसीबी लगा दिए। 2 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ओवरलोड में आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अगर इस जगह में हमने एक 10 एम्पियर का एमसीबी लगा देंगे तो हमारा किसी भी कारण में ट्रिप नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, आपका शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन ओवरलोड का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब इस शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन एमसीबी किस तरह से देता है, जो आपका इंडिकेशन लैंप है ये कोई कारण से देखिएगा इसका जो सर्किट है उसमें शॉर्ट हो जाता है, उस टाइम ये जो एमसीबी है बार बार आपका ट्रिप होने लगता है। या फॉरवर्ड और रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है इसके अंदर में जो कॉइल रहता है, कॉइल कोई कारण से जल जाता है, उस टाइम भी आपका बार बार ये जो कंट्रोल वाला एमसीबी है वो आपका ट्रिप हो जाता है। इसी से ही कन्फर्म होता है कि एमसीबी में आपका 2 गो प्रोटेक्शन मिलता है। तो एमसीबी को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा, एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा ना, ऑयलर में आएगा, जिसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। तो इसका कौन सा पॉइंट में आएगा ना, एनसी पॉइंट में आएगा। इन होगा फिर यहाँ से आउट होगा, आउट होने के बाद किस में आ जाएगा ना, इमरजेंसी जो आपका स्टॉप स्विच है इसमें आएगा। और इमरजेंसी स्टॉप जो रहता है इसमें आपका एनसी एलिमेंट लगा हुआ रहता है। इन होगा फिर यहाँ से आउट होगा। एक बार कोई कारण से अगर हम इमरजेंसी को दबा देंगे तो किसी भी हाल में आपका कंट्रोल सर्किट चालू नहीं होगा। और यहाँ से जो आउट होगा किस में आएगा, ऑफ वाला पीबी। ऑफ पीबी का मतलब होता है दोस्तों कि ऑफ पुश बटन। अभी इसमें इन हुआ फिर यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद किस में आ जाएगा, जो आपका ऑन वाला पुश बटन है, ऑन वाला पुश बटन में। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड साइड का पुश बटन और ये हो गया हमारा रिवर्स साइड का पुश बटन। तो जब हम फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाएंगे ऑन वाला तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा। किस में आएगा ना, ये जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसका एनसी पॉइंट में इन होगा फिर यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में जाएगा, जो आपका लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट में इन होगा और फिर यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में जाएगा, जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। जब तक हम ये पुश बटन को दबा के रखेंगे तभी तक हमारा जो ये फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है ये ऑन रहेगा। कॉन्टैक्टर का बीच में जो ये निशान है इसका मतलब होता है कि ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। अगर एक्जुलरी कॉन्टैक्टर होता तो ये बीच वाला निशान नहीं रहता। इस टाइप से दोस्तों डायग्राम को एकदम क्लीन समझाना है और क्लीन पढ़ना है। अभी जो आपका रिवर्स साइड है, रिवर्स साइड किस तरह से काम करेगा ना, जब हम रिवर्स साइड का पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, फॉरवर्ड साइड का कॉन्टैक्टर का जो एनसी एलिमेंट है उसमें आएगा। इसको हम लोग एड एंड ब्लॉक भी बोलते हैं, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ इन होगा, यहाँ से फिर आउट होगा। आउट होने के बाद किस में आएगा, जो आपका लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी लिमिट स्विच काम किस तरह से करेगा ये भी आपको अच्छा से समझाना है। जब आपका फॉरवर्ड साइड चल रहा है और चलते चलते
जो आपका लिमिट स्विच है, कोई कारण से अगर आपका ये लिमिट स्विच काम करेगा तो ये जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनओ बन जाएगा। जैसे ही एनओ बनेगा तुरंत आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा उस टाइम रिवर्स साइड आपका चलना चाहिए। एक साथ में दोनों साइड किसी भी हाल में बंद नहीं होगा। अगर रिवर्स साइड का लिमिट स्विच कट ऑफ हो जाएगा तो आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा, फॉरवर्ड साइड का लिमिट स्विच कट ऑफ होगा तो आपका रिवर्स साइड चलेगा। अभी इसका जो होल्डिंग कनेक्शन है वो आपको किस तरह से करना है, तो ये जो ऑफ वाला पुश बटन है इसका आउटपुट से एक बार लेना है। लेने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसमें जो एनओ है, एनओ में इन करना है, फिर यहाँ से आउट करके किस में देना है, ठीक एकदम सेम टू सेम ये जो रिवर्स है रिवर्स का इनपुट में देना है एकदम। ये इस चीज़ को मैं समझाने के लिए इसको बनाया हूँ। अगर आप इसका ऊपर में वायर को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये इंटरलॉक ठीक तरह से काम नहीं करेगा। जब आप ये फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टेक्टर को मैन्युअली हाथ से दबा दीजिएगा तो दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन हो जाएगा। और रिवर्स और कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड में जो इंटरलॉक दिया जाता है किसी भी हाल में दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन होना नहीं चाहिए। तो हम रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कॉन्टेक्टर को अगर हाथ से दबा देंगे तो ये जो एनसी हमारा है ये क्या होगा, दोनों एनओ बन जाएगा। जैसे ही एनओ बनेगा किसी भी हाल में दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो सकता है। और ये जो होल्डिंग सप्लाई है, होल्डिंग सप्लाई को समझाने के लिए ही हमने ये डायग्राम बनाया है। आखिर आपको जो होल्डिंग का वायर है, जैसे हमारा इनपुट है एनओ में इन हुआ और यहाँ से आउट होने का आपको किस में देना है, जो आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसका इन में देना है, बिल्कुल भी आउट में देना नहीं है। इससे पहले हमने जो एगो वीडियो अपलोड किए थे उसमें कुछ फ्रेंड कमेंट किया था कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन हो जाएगा, किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, हमने भी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करके आप लोगों को समझाया हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको एक रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल सर्किट का डायग्राम पढ़ना है। जब आप ऑनलाइन क्लास में डायग्राम को पढ़िएगा तो 100 गो स्टूडेंट मिलकर आपको बता देगा आप गलती पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम खुद अकेला चाहेंगे तो हम अपने डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छा है या खराब है। जब सब मिलके सभी बोलेगा आप अच्छा है तभी आप अच्छा है। अभी इसका जो पावर का कनेक्शन है वो किस तरह से करना है। आर वाई और बी जो सप्लाई है ये आपका किस में आया, एमसीसीबी में आया। एमसीसीबी में आपका दो को प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ये जो बीच वाला निशान है इसका मतलब है कि तीनों पोल आपका एक साथ में कनेक्ट होगा, आर वाई और बी। तो जब आप एमसीसीबी को ऑन करिएगा तो आर वाई और बी जो सप्लाई है, जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, इसका इनपुट में आएगा। तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर का इनपुट में आर वाई और बी आया, यहाँ से आर वाई और बी तीन गो वायर जोड़ के आपका जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है इसका इनपुट में दे देना है। तो हमारा क्या हो गया, आर वाई और बी, आर वाई और बी। अभी इसका जो आउटपुट है, आउटपुट से एक क्या निकल रहा है, आर वाई और बी। और इसके बाद किस में जा रहा है, थर्मल ओवरलोड रिले में। थर्मल ओवरलोड रिले से आउट होने के बाद किस में जाएगा, मोटर टर्मिनल में। अभी इस जगह में एक चीज़ क्या फॉलो करना पड़ता है, अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसमें आपका कुछ भी गलती नहीं होगा। जो आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, यहाँ से जो आर वाई और बी सप्लाई आउट करके लेके आ रहे हैं कि एक फेज ये कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद हमारा घूमना चाहिए, तभी क्या होगा, मोटर एक बार सीधा तरफ घूमेगा, एक बार उल्टा तरफ घूमेगा। और ये जो फेज का कनेक्शन है इस जगह में अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, या कोई देखता हो प्रैक्टिकल में शॉर्ट सर्किट भी करवा देता है। तो ये जो आपका आर सप्लाई है ये किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। वाई में आपका कुछ भी चेंज नहीं है। और जो बी सप्लाई है ये आपका आर में जा रहा है, मतलब सिर्फ एक पेज घुमा के आपको कनेक्शन करना है। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आप अच्छा से डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं और आपके बात के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना चाहिए, तभी पता चल जाता है कि आपके अंदर में कितना नॉलेज है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।